नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग आज पॉलिटी की क्लास ही देखेंगे। दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। दरअसल क्या है कि यहाँ पर ऑफलाइन तो छुट्टी है और ऑफलाइन छुट्टी होने के बावजूद भी हम लोग थोड़ा 10-20 मिनट की कुछ एक क्लास पढ़ते रहेंगे। कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम वो आधे घंटे 30 मिनट से ऊपर ना जाए। मतलब फ़िलहाल हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हमने देखा था कि संसद के कुछ आवाज़ आएगी पटाखों की, ठीक है। तो संसद के कुछ पदाधिकारी के बारे में देखा था हमने, फिर नेताओं के बारे में देखा था। संसद के नेता भी होते हैं, नेता सदन होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं, ठीक है। ऐसे करके सचेतक भी हमने एक जानकारी दी थी। पदाधिकारी में हमने देखा था कि अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, फिर सभापति, उपसभापति और सचिवालय में जो सचिव होते हैं, यानी लोकसभा के सचिवालय में सचिव और राज्यसभा के सचिवालय में भी जो सचिव होते हैं उनको बारे में हमने थोड़ा जाना था। एक और पद होता है राज्य प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष बोल लीजिए, या फिर से सामयिक अध्यक्ष भी बोलते हैं, यानी टेम्परेरी वाला। तो ये बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जाम में पूछा गया इसके बारे में भी, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं इस पद के बारे में। और अध्यक्ष से संबंधित विवाद, हालांकि पीटी से उतना रिलेट नहीं करेगा, प्रीलिम जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ जहाँ ऑप्शनल वाले होते हैं, किसी आ जाए तो अलग आ जाए स्टेटमेंट बन के, अन्यथा ये ज़्यादातर जुड़ेगा उससे जहाँ राइटिंग एग्ज़ाम की बात आती होगी, ठीक है। तो थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं ये है कि एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी में शॉर्ट में निपटा लें, और कोशिश मेरी रहेगी कि ज़्यादा ना ही मैं खींचूँ लंबा। तो अध्यक्ष से संबंधित विवाद हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर जहाँ ज़रूरी होगी वहाँ मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट में नहीं आगे बढ़ सकते हैं ना, काम नहीं चलेगा। आप भले ही चाहें थोड़ा सा रोक के कुछ टाइम बाद देख लीजिएगा वीडियो, अगर त्यौहार के टाइम में आपको ज़्यादा थोड़ा सा काम काज हो तब। तो अध्यक्ष से संबंधित विवाद समझे। देखो कि अध्यक्ष का पद जो ऐसा पद है, लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ लिख भी लो, हम लोग लोकसभा संसद पढ़ रहे हैं तो संसद में लोकसभा ही और अध्यक्ष लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में तो सभापति होते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका पद जो है ना समय समय पर विवाद में आता रहता है, कोई ना कोई मुद्दा आता रहेगा। तो जैसे विपक्ष की पार्टी कोई प्रस्ताव लेकर आई तब उन्होंने स्वीकृत कर दिया कि भाई इस प्रस्ताव पे हम चर्चा ही नहीं होने देंगे, या बोलने का मौका कम दिया किसी विपक्ष के पार्टी के नेता को, मंत्री तो विपक्ष में से नहीं होगा, मतलब सदस्य को, कि उनको कम समय देना है बोलने के लिए। किसी प्रकार से अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वहाँ मालूम पड़ रहे हैं, या फिर पक्षपात करते हुए मालूम चल रहे हैं कि उनका पता है आपको कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, कि जो सत्ताधारी दल होता है उसी दल में से अमूमन चुन के आते हैं। हालांकि उपाध्यक्ष जो है वो परंपरा ऐसी रहती है कि उपाध्यक्ष को आपको विपक्ष की पार्टी चुन लेना पड़ता है, लेकिन वो परंपरा सिर्फ वैसे संविधान में लिखित नहीं है। तो सत्ताधारी दल के जो अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो एक तरीके कोई वैल्यू नहीं है, जब तक अध्यक्ष है तब तक उपाध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। जब अध्यक्ष हटेंगे तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी बैठेंगे। तो हमने देखा कि अध्यक्ष की कार्य और शक्ति हमने पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि अध्यक्ष की कार्य शक्तियाँ बहुत होती है, वो मार्शल वाली बात, पुलिस वगैरह बुलाना, ये सब कुछ हमें पता ही ना, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखना होता है उन्हें अपनी। तो अध्यक्ष का जो पद है बार बार न्यूज़ में आपको मिलता रहेगा, सुनने में विवाद बना रहेगा। और ये विवाद क्यों बनता है? ये विवाद इसलिए बनता है क्योंकि वो अपने दल के प्रति निर्भर हैं, ठीक है, या अपने जिस दल से वो जुड़े हुए हैं। जैसे इस टाइम बीजेपी के सदस्य मान लीजिए ओम बिरला अध्यक्ष है, तो वो ओम बिरला बीजेपी पार्टी से सदस्य सांसद हैं, ठीक है। तो वो इसलिए अपने दल से थोड़ा कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आते हैं, और अभी क्योंकि त्याग पत्र नहीं देते ना वो, तो इसलिए उनकी निर्भरता अपनी पार्टी के प्रति ज़्यादा दिखती है। तो इसलिए पद विवाद में बना भी रहता है, और ऐसे बीजेपी के टाइम में नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी ये खूब चलता रहता था। तो ये तो मतलब बस नाम बदलते रहते हैं, दरअसल क्या है पार्टियां वही सब है। अंदरूनी जब बहुत निचले स्तर पे चले जाएँ तो फिर वही मिलता है हमें सब कुछ, जो आज आपको दिख रहा हो कि बीजेपी इतना कुछ कर रही करके, वो सब कांग्रेस ने भी वैसे वैसा कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि अध्यक्ष से संबंधित थोड़ा विवाद समझ लेते हैं क्या है। तो मतलब अगर एक तो समझ लेते हैं कि विवाद उत्पन्न कैसे होता है, कि एक तो वो दल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, दल से जुड़ा होता है, यानी कि एक किसी न किसी दल से होगा ही होगा। जैसे बीजेपी किस टाइम सत्ताधारी पार्टी है तो बीजेपी, और उसको क्या चुनने का आपको पता ही है, चुनने का प्रोसेस क्या है, साधारण बहुमत चाहिए। और साधारण बहुमत का मतलब क्या है, यानी कि 100 में से देखो सरकार कैसे बनेगी, मतलब वैसे तो 273 चाहिए, लेकिन अगर 100 वाला मान लो, 100 में से आपको 51 मिल गए, आपकी सरकार बन गई, ठीक है। और साधारण बहुमत क्या कहता है, साधारण बहुमत ये कहता है उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत। तो मान लो अगर 100 के 100 ही लोग उपस्थित हो गए और मतदान करेंगे, तो वो बीजेपी की पार्टी को मान लो 51 मिले, तो बीजेपी के लोग 51 लोग हाँ कह ही देंगे कि इनको अध्यक्ष बनाओ, तो ये हो गया, ये अध्यक्ष के पद में निर्वाचन हो गया। तो ये तो उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत। और मान लीजिए इनमें से कम भी हो गए 2 पर, और विपक्ष के कोई 1-2 कम हो गए तो और अच्छी बात है, तो 98 में का बहुमत और कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेकिन होते नहीं, लेकिन और इधर बीजेपी अपनी विप जारी कर दे कि सबको आना ही है।
तो अध्यक्ष के पद का चुनाव तो बहुत ईजी है, जब बहुमत जिसके पार्टी के पास बहुमत है उस बहुमत वो पार्टी अपना कोई भी अध्यक्ष चुन ले, मतलब इतने सारे लोग हैं पार्टी में से, उनको बना दे कि भाई ओम बिरला जी हैं ये बनेंगे अध्यक्ष, ठीक है, इनके लिए बहुमत करवाया, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा और ये अध्यक्ष के पद बैठ जाएंगे। तो बड़े ही प्यार से यानी कि जो दल का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है, दल अपने अध्यक्ष को चुन लेते हैं, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की बात नहीं, मेनली समझने की बात है। तो दल अपने अध्यक्ष को बड़े आसानी से चुन लेते हैं और आसानी से उस पर कुर्सी पर बैठलवा देते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया आपको पता ही है। और उसके बाद में जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने दल से त्यागपत्र नहीं देते हैं। ये भी ध्यान रखना कि एक विवाद का मुद्दा क्या होता है कि वो उसी दल से जुड़े रहते हैं, यानी जो त्यागपत्र उन्हें दे देना चाहिए, त्यागपत्र नहीं देते हैं, वो क्या अभी भी उस दल से जुड़े हुए माने जाते हैं, ठीक है। यानी बीजेपी दल के अभी भी वो सांसद हैं, यानी कि उनको कायदे में एक जब अगर आप सदन आप क्या है, आप एक सदन बैठे, एक सदन में आपके पास पक्ष भी आपके सामने विपक्ष भी बैठा हुआ है, तो आपको क्या चाहिए कि आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर सारे निर्णय लेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या पता चलता है कि पक्षपात पता चलता है कि अपने पार्टी जिस दल से आप आते हैं उस दल के प्रति थोड़े झुके हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, थोड़े या कई बार ज़्यादा, ठीक। तो ये चीज़ आप विवादित बना देती है और न्यूज़ में बहुत सारा मुद्दा मिलता रहता है, ठीक है। तो ये दल से जुड़े, लेकिन अब इसका समाधान नहीं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें कि क्या क्या इन पर आरोप लगते रहते हैं, किन पर, अध्यक्ष पर। तो जैसे एक पक्षपात का अगर मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सा, अगर आपको लिखना है, लिखने के हिसाब से थोड़ा सा लिखना है जैसे मेंशंस के हिसाब से, तो जैसे एक पक्षपात का लगता रहता है कि पक्षपात बहुत करते हैं ये, ठीक है। अब पक्षपात के संदर्भ से मान लीजिए कि पक्षपात जैसे ऐसे कि मेन काम देखो जो होता है ना विवाद वाला, कि जहाँ पैसों की बात आ जाती है तो वहाँ तो होता ही होता है। तो धन विधेयक, जो हम विधेयक अभी आगे पढ़ने वाले हैं क्लास में, आने वाली क्लासों में, तो धन विधेयक इतना मतलब समझ लेते हैं कि धन विधेयक क्या है कि जिससे सरकार से इस विधेयक को पारित हो जाएगा तो सरकार को उस पैसे मिल जाएंगे, सरकार जितनी भी राशि मांगेगी। और पैसे कहाँ से मिल जाएंगे, सरकार का खजाना है, संचित निधि है, ठीक है। तो सरकार के पास भी सारा पैसा नहीं है, इस संचित निधि में पैसा रखा हुआ है, यानी कि खजाने में पैसा रखा हुआ है, इसमें से पैसा निकालना है। यानी कि इस खजाने में पैसा कहाँ से आता है, तो सरकार जो आय व्यय सब जो सरकार का टैक्स लग रहा है, सरकार टैक्स मिल रहा है, ठीक है। तो टैक्स है और बहुत सारे मतलब डिवेंचर्स हैं, अलग अलग तरीके सरकार के, हम वो आगे पढ़ेंगे संचित नीति वगैरह, तो देखेंगे सरकार को जहाँ जहाँ से पैसा आता है या सरकार ने कहीं ऋण बांट रखे हैं उससे सरकार की जो और प्राप्ति हो रही आएगी, तो वो सब इसमें जाएगा। अभी खजाने में जाता है पैसा, उस खजाने को समझो कोष में से पैसा निकलवाना है और इस धन विधेयक के माध्यम से कि भैया हमें इतने पैसे चाहिए, इसमें से इतने रुपये चाहिए, तो वो उस हिसाब से उसमें रुपये तब निकल के आएंगे जब अध्यक्ष उसको प्रमाणित कर देगा कि ये धन विधेयक है, ठीक है। हमने पीछे बात भी करी थी थोड़ी सी। तो इसमें अगर कोई विपक्ष का जो सदस्य होता है वो लेके आया अगर धन विधेयक को, तो वो कहता है चाहे इस एक विधेयक होता है, यानी कि ठीक है उसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, तो वो चाहते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक बन जाए। तो अध्यक्ष के हाथ में होता है कि अध्यक्ष इस पर साइन कर दे कि ये धन मैं एज अ धन विधेयक साइन कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अध्यक्ष कहते कि नहीं इसको धन विधेयक नहीं बताऊँगा मैं, तो ये साधारण विधेयक में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यक्ष के हाथ में है कि उस विधेयक को वो धन विधेयक बताए या नहीं बताए। अगर धन विधेयक बता दिया तो उस विधेयक में जितने हिसाब से राशि लिखी गई है वो राशि उसको दे दी जाएगी उस मंत्री को अपने काम करने के लिए, ठीक। और वो फिर बाद में ब्यौरा वगैरह मांगा जाएगा, अलग बात है। तो सरकार कोशिश करती है कि अमूमन कुछ विधेयक को धन विधेयक बनाने की कोशिश करती है और इसका मुद्दा खूब चलता रहता है कि धन विधेयक बनाया नहीं बनाया, ठीक है। तो ये संचित निधि से पैसा निकलता है। तो अध्यक्ष जो होते हैं इस पर कई बार पक्षपात मालूम करते नजर आते हैं कि धन विधेयक को पारित करते हैं कि अब जो अपनी पार्टी से कोई लेके आ रहा है तो उसको धन विधेयक कर देंगे, अदरवाइज दूसरे वाले पार्टी को धन विधेयक को नहीं करते हैं। ऐसा मुद्दा कई बार देखने को मिला है। फिर दूसरी बात क्या है, अगर इसी को मान लो फिर एक जैसे आप लोगों ने पढ़ा, हम लोग पीछे पढ़ा ना दल बदल वाला, तो दल बदल वाला मामला भी समझ लो कि अगर दल बदल वाली बात आती है, दल बदल विरोधी कानून जो है ना आगे आप, तो खाली दल बदल विरोधी कानून तो यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे दल बदल वाला मुद्दा समझो कि अगर दल बदल होता है, अगर जो अध्यक्ष जो है जिस पार्टी से है, ठीक है, अध्यक्ष की पार्टी में लोग आते हैं, जैसे मान लो जैसे अभी अगर नाम ही ले ले, चलो क्यों फिर बचे, वैसे मैं ए और बी समझ जाने, जैसे बीजेपी और कांग्रेस समझ लो, ठीक है। और इस टाइम बीजेपी की पार्टी चल रही, तो अध्यक्ष जो है बीजेपी की पार्टी से हैं इस टाइम, ठीक है। तो अगर जो दल कुछ लोग बीजेपी के दल में आते हैं, ठीक है, यानी कि दल बदल का मतलब क्या है, दल बदल का मतलब है कि वो दल से भाजपा छोड़ के उस दल को, एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जुड़ रहे हैं, और स्प्लिट यानी कि टूट या विभाजन, या फिर दूसरा मुद्दा क्या देखा जाए ना मर्जर या फिर विलय, तो वो अलग अलग 1/3 2/3 वाला होना। अगर 2/3 सदस्य जाते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर 1/3 चले जाएंगे या 2/3 से कम चले जाएंगे तो वो दल बदल माना जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि जैसे बीजेपी की अगर पार्टी में लोग आ जा रहे हैं तो क्या है, तो इनके खिलाफ अगर दल बदल अगर मान लो कम ही लोग आ रहे हैं, जैसे 6 पार्टी में लोग हैं, ठीक है, जैसे 9 हम लोग बात कर लेना, 9 लोग हैं और 1/3 9 के कितने हो गए, ठीक है, तीन सदस्य यहाँ पर आ गए, तो 3 सदस्य इसमें आ जा रहे हैं बीजेपी में,
तो बीजेपी की पार्टी की सरकार मान लो किसी राज्य बन गई। इस एग्जाम्पल जैसे 2017 में क्या हुआ, मणिपुर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो मणिपुर जो विधानसभा थी, मणिपुर विधानसभा में चुनाव हुए 2017 में। तो मणिपुर विधानसभा में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगभग बहुत सालों से थी वहाँ पर, तो कांग्रेस पार्टी का रूल था। फिर बीजेपी पार्टी ने वहाँ गठबंधन बना के अपनी सरकार बना ली 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए। तो 2017 में विधानसभा के चुनाव में इसमें क्या हुआ कि कुछ कांग्रेस को छोड़ के आगे किसमें, इसमें आ गया बीजेपी में। गठबंधन जो बनाया था, बीजेपी ने गठबंधन बनाया, तो गठबंधन की सरकार बनी थी उस टाइम मणिपुर में। तो उस टाइम इन पे आरोप लगाया गया, कांग्रेस सरकार ने लगाया कि भैया ये इनने दल बदल विरोधी कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द करी जाए, जो लोग बीजेपी में गए हैं, ठीक है। तो दल बदल के तहत रद्द करी जाए। अब उस टाइम क्या, ये भी इनने सरकार बना ली है, अध्यक्ष इनके विधानसभा में उन्हीं के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए वो निलंबित ही नहीं कर रहे इनको, दल बदल से हटा ही नहीं रहे। हाईकोर्ट ने भी वहाँ पर कह दिया कि हाईकोर्ट ने एक अवधि दे दी 4-5 दिन की, भैया 4-5 दिन के अंदर इन पर फैसला करो, इनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि ये दल बदल विरोधी कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अध्यक्ष ने वो पद निलंबित रखा। अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्ति है ना, कि ये तो नहीं लिखा ना दल बदल कानून में कि अगर उनके संबंधित कोई कानून आए, भैया ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो उन्हें कितने दिन के अंदर ये फैसला लेना है, तो ऐसा तो कोई टाइम लिमिट लिखी नहीं है। तो अध्यक्ष बस सोते रहते हैं, अगर अपनी पार्टी की बात आ रही होती है तो कुछ नहीं करते हैं, दूसरी पार्टी वाला होता है तो तुरंत के तुरंत 3-4 दिन के अंदर उसको सदस्य उसकी रद्द कर देते हैं, यानी कि एमएलए नहीं रहने देंगे, अगर लोकसभा की बात करेंगे तो एमपी नहीं रहने देंगे। तो ये हम देखते रहते हैं, ये मुद्दे उभरते रहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको पहले वाला पक्षपात वाली बात, कि अगर इन दोनों में लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हैं पक्षपात में। दूसरा अगर मुद्दा जोड़ना चाहो तो जैसे मान लीजिए ये क्या करते हैं, कोई ऐसा मुद्दा मान लीजिए अगर है कोई राष्ट्र हित का कोई मुद्दा है, राष्ट्रीय हित का, ठीक है, तो राष्ट्रीय हित का मुद्दा उसके ऊपर उनके दल हित नजर आता है कि अध्यक्ष कई बार इतना हो जाता है कि राष्ट्र हित के ऊपर, ठीक है, यानी दल हित आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दल हित बड़ा हो जाता है राष्ट्र हित से। और कोई कई बार कोई दूसरा सदस्य जो होता है, जो विपक्ष में है, जो सत्ताधारी पार्टी में नहीं है, या कोई प्राइवेट मेंबर जो है, वो कोई इतनी महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता है कि भैया जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या अध्यक्ष को मौका नहीं देते हैं, ठीक। ये विधानसभा में भी बात है और लोकसभा के भी अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर लोकसभा के अध्यक्ष पढ़ना है, तो लोकसभा के संदर्भ में एग्जाम्पल कुछ समझेंगे, या फिर अगर 1-2 एग्जाम्पल वहाँ के भी आया तो आप लोग समझने के तौर पे विधानसभा को दोनों को ले सकते हैं। तो दल हित को ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं राष्ट्र हित से यहाँ पर, क्योंकि जबकि उन्हें क्या है, राष्ट्र हित में कोई मुद्दा बहुत ज़रूरी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, अगर कुछ राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करेगा वो मुद्दा, तो अध्यक्ष के हाथ में ये पावर होती है कि किस मुद्दे पर चर्चा हो। तो अध्यक्ष कहेंगे हाँ इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो होगी, और उससे फिर आगे वोटिंग होती है। अध्यक्ष मना कर देंगे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तो नहीं होगी। तो ऐसे कई बार पाया गया कि जो राष्ट्र हित के लिए मुद्दे ज़रूरी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, अध्यक्ष ने, क्योंकि वो राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालेंगे या किसी एक विषय या आपकी पार्टी के राजनीतिक दल पर प्रभाव डालेंगे, तो इसलिए वो चर्चा ही नहीं होने देंगे उस पर, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत से मुझे कॉमन मुद्दे भी हैं कि कई राष्ट्रीय पे मुद्दा डालेंगे, तो अगर कोई एक अन्य व्यक्ति मुद्दा डालना चाह रहा है, एक आध कोई सदस्य है जो बहुत ज़्यादा ठीक है अपने आप को करना चाहता है कि भैया जो भी अगर मतलब बेकार लोग हैं इस सदस्य में बैठे हुए, इस सदन में बैठे हुए, तो उनको निकलना चाहिए, फिर उनको कुछ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो बिल पेश करना चाहता है, उसके बिल को दबा दिया जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग, जैसे मान लो कि भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दा है, और भ्रष्टाचार संबंधित कैसा कि ये जो अधिकारी हैं जो इनके मान लीजिए जैसे कैग रिपोर्ट जो जारी करती ना, जो हमने कैग देखे थे, तो कैग का काम क्या था, कैग ये बताती है सरकार के कौन कौन से अधिकारी भ्रष्ट हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कैग के बेचारे क्या करते हैं, कैग का काम क्या है, कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति एक लोक लेखा समिति में सदन को भेज देते हैं, संसद को, संसद एक लोक लेखा समिति बना देती है। फिर लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ऐसे करके लोक लेखा समिति जो बनाती है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट सौंपी जाती है, तो फिर उसमें बताते हैं कि हाँ भैया ये दोषी ठीक हैं पाए गए, लेकिन वो लोक लेखा समिति की जो सिफारिश होती है वो सरकार बाध्य नहीं होती मानने के लिए। तो ऐसे क्या है, कई बार जो पता चलती है कि हमारे ही खिलाफ हमारे अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट आ रही है, तो ऐसे कई मुद्दों को उनमें बहस ही नहीं होने देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक जैसे भ्रष्टाचार वाला मामला हो गया, या मान लो कोई बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा वाली बात होनी चाहिए, शिक्षा की बातों पर वो मुद्दा उठनी चाहिए, तो उसकी कोई बात नहीं होती है। या मान लो राजनेता हैं उनकी कोई शैक्षिक योग्यता एक निर्धारित कर दिया कि कम से कम इतना पढ़ा लिखा उनको होना चाहिए, तो ऐसा कोई बिल पेश होगा उस पर, तो उस पर चर्चा ही नहीं होगी ज़्यादा कि भैया क्यों, अगर हो गई तो सब जो सदस्य हैं उनको सबको मतलब इतनी योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए, विधानसभा के सदस्य के लिए कोई एक शैक्षिक योग्यता अगर निर्धारित कर दी जाए, तो कोई सदस्य उसके बारे में राजी नहीं होगा बात करने के लिए, इवन जो विपक्ष के लोग होते हैं वो भी राजी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कोई से मुद्दे आप समझ के ले लें, तो इसका मतलब क्या है
कि ये जो मुद्दे तो जो राष्ट्रीय हित में ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उनसे दलित ज़्यादा नजर आ जाता है अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष ऐसा कर सकता है कि भाई इसमें ऐसी नहीं बात ही नहीं होने देंगे। ये बात समझ में आ रहा है आपको कि यानी कि अध्यक्ष के पद ऐसे विवादित बनते रहते हैं। हालांकि इसमें मुद्दा बता रहा हूँ, इसमें कई बार विपक्ष भी सहमत होता है कि हाँ इसमें बहस या चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार विपक्ष के सदस्य भी उसमें घिरते हुए नजर आते हैं, तो फिर क्यों बाद में आ करें। फिर ऐसे देखो ऐसा मान लें कि जो कार्रवाई होती है ना, उसमें व्यवधान पड़ेगा। जो कार्रवाई होती है सदन की, कार्रवाई में व्यवधान कैसे पड़ता है? अगर मान लो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष पक्षपात होते हैं, अगर तो अध्यक्ष अगर पक्षपात करते हैं, जो पहला वाला मामला है, ये वाला ही मामला, ठीक है, इसी से जोड़ के देख सकते हो कि कार्रवाई में व्यवधान पड़ता है, यानी कि और टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब क्या है? मतलब यही चीज़ है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष जो हैं वो क्या करेंगे, जैसे अगर आपको ध्यान हो 2022 में जुलाई 2022 के आसपास, ठीक है, मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले क्या था, असंसदीय मतलब जो एक संसद में क्या होता है ना, एक सूची निर्धारित करी जाती है शब्दों की कि भैया ये शब्द हैं, वो ये असंसदीय शब्द कहलाएंगे, इन शब्दों का आप यूज़ नहीं कर सकते संसद के सदन के सत्र के दौरान, जो बैठक हो रही है उसके दौरान आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो एक सूची जारी करी जाती है, ठीक है। तो लोकसभा के सचिवालय है ना, उसके अधिकारी होते हैं सचिव, लोग महासचिव, वो लोग लिस्ट पेज बनाते हैं और अध्यक्ष के कहने पे बनाते हैं। तो वो बनाते हैं, लेकिन अध्यक्ष के कहने पे बनाया जाता है कि ये शब्द डालो असंसदीय शब्दों में, कि ये शब्द जो है कि संसद की जो बैठक होगी उसके दौरान यूज़ नहीं करे जाएंगे। और कोई सदस्यगण इसका यूज़ करता है, यानी कि उपयोग करता है, तो उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब वो क्या हुआ 2022 के आसपास ज़्यादा मामला ये जब लाइमलाइट में आ गया, जब उन्होंने क्या करा, अध्यक्ष से क्या क्या शब्द यूज़ कर दिए। जैसे अगर मैं लिख दूँ एक दो आगे बता दें, जैसे तानाशाही एक शब्द, ठीक है, तानाशाही है, जुमलाजीवी, ठीक है, अंट शंट, ये भी एक शब्द देखो। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जुमलाजीवी, अंट शंट है ना, गुंडागर्दी, गुंडों वाली सरकार, और जैसे भ्रष्ट, जैसे एक शब्द देखो, ये भ्रष्ट शब्द, तो ये भ्रष्ट शब्द, ठीक, भ्रष्ट शब्द हो गया। बाकी जैसे मान लीजिए और क्या, गुंडों वाली सरकार तो बता दी, गुंडागर्दी बता दिया, और बाल बुद्धि, ऐसे करके बहुत सारे शब्द जो विपक्ष मोदी जी की सरकार जिस टाइम बनी रही थी उसके बारे में यूज़ करते थे कि भैया ये सरकार ऐसी है, ठीक है, भ्रष्ट है, तानाशाही है, जुमलाजीवी है, ठीक। और जैसे गुंडागर्दी वाली सरकार है, नौटंकी और बहरी सरकार, ऐसे करके नौटंकी बहरी सरकार, तो ये तो समझ लोग कहेंगे कि नौटंकी कर रहे हैं, ऐसे शब्द हो सकता है कि भाई ये नौटंकी कर रहे हैं, बहरी सरकार है, ऐसे करके तो सुनती नहीं है कोई सरकार, तो ऐसे कर सकती है। अब कोई विपक्ष ये बात तो कह सकता है एक हिसाब से, लेकिन अध्यक्ष ने क्या किया, अध्यक्ष ने ये शब्द उठा के इस सूची में डलवा दी, कौन से, असंसदीय लिस्ट में डलवा दिए, कि यानी कि ये जो शब्द हैं अगर कोई सदस्यगण इसका उपयोग करता है, इन शब्दों का, चाहे नौटंकी का, चाहे भ्रष्ट का। अब देखो कोई भ्रष्ट सरकार, अगर कोई सरकार भ्रष्ट होगी तो उसको भ्रष्ट तो कहे, भ्रष्ट कहने में क्या दिक्कत क्या जा रहा है, ठीक है। तो आपको उसको असंसदीय घोषित करने नहीं देना चाहिए, बोलने देना चाहिए भ्रष्ट को, ठीक है। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार जब सिद्ध नहीं हो तब आप उसके सबूत मांगें कि आप किसके हिसाब से, किस सबूत पे, किस बिना पे इसको आप भ्रष्ट बोल रहे हैं। लेकिन कहने तो देना चाहिए, लेकिन अब कोई भ्रष्ट बोलेगा तो ये रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, उसकी संसद के रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे कर शब्द डाल दिए गए, और ये शब्द किनके कहने में डाले गए, अध्यक्ष के कहने में डाले गए। तो ये ज़्यादा मुद्दा उखड़ गया, तो उस टाइम क्यों नहीं भ्रष्ट, तो ऐसे करके ये सब डाल दिया। ऐसे इंग्लिश में भी सब डाल दिए, अगर कोई भ्रष्ट ना बोले तो करप्ट, इंग्लिश में करप्ट बोलते हैं, तो करप्ट भी आप नहीं कह सकते, अब्यूज नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने शब्द बहुत सारे उसमें डाल दिए। और जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष से भी कई बार लोग कह देते हैं कि आप मेरा समय ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, ये अध्यक्ष सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसे करके बात होती है। तो वो सेंटेंस भी कई बार ऐसा कोई नहीं बोल सकता, उनको भी असंसदीय डाल दिया गया। तो इसका मतलब है आप एक तरीके से जो विपक्ष की पार्टी उनका मुंह बंद कर रहे हैं, उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे। तो फिर ये मुद्दा बहुत आया था। फिर उसके बाद में भी देखो, जब ये मुद्दा आया था, जब ये सूची लिस्ट सामने आई थी, और हर साल संसद की सूची आती है सामने, और उसमें कुछ ना कुछ शब्द ऐड हो जाते हैं, 15 से 20 लगभग शब्द ऐड हो जाते हैं कि ये असंसदीय, और ये वहाँ के अधिकारी के एक रिपोर्ट में बता रहे थे। तो ऐसे करके क्या ये मुद्दा चला आके, और अध्यक्ष ने डिसाइड किया था। फिर भी जो सदस्यगण हैं उन्होंने खुला हम कहा था उस टाइम जुलाई में आसपास कि हम तो ये बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, सामने बोलेंगे, हमें रोक के दिखाना है, हम तो बोलते रहेंगे। तो ऐसे करके बात थी, क्योंकि उन मोदी सरकार से सब कुछ कहते थे, तानाशाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो तानाशाह, ठीक है, तानाशाही, जुमलेबाजी जो करते थे, जुमलेजीवी, नौटंकी कर रहे हैं, बहरी सरकार है, ठीक है, निकम्मा, गुंडागर्दी, गुंडों वाली सरकार, ऐसे बहुत कुछ कहते थे। तो वही सब उनने शब्द उठा के डाल दिया, यानी कि अध्यक्ष क्या पता चले कि इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं विवाद वाला। तो मामला क्या है कि विपक्ष था वो कह रहा था मोदी की सरकार के लिए,
ठीक है। और मोदी सरकार के लिए जब कह रहा था विपक्ष ऐसे इन शब्दों से कैसे रोक सकते हैं, उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, हाथ तो रोक नहीं सकते। तो क्या करा, अध्यक्ष से कहलवा दी, अध्यक्ष से इसी सूची बनवा दी कि भैया ये शब्द जो वो कह रहा ना ये असंसदीय घोषित करवा दो। ठीक। अब अध्यक्ष का मतलब क्या है, अध्यक्ष के हिसाब से वैसे तो देख रहे हैं कि भाई ऊपर कुर्सी बैठे निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दल से जुड़े हुए हैं, दल की तरफ से आदेश आया हुआ उनको कि भैया ये शब्द हटवा दो जरा, ये ज़्यादा मतलब दिक्कत दे रहे हैं हमें, तो असंसदीय घोषित कर दिए। अब रिकॉर्ड में रखे नहीं जाते हैं शब्द। ठीक है। तो ऐसा फिलहाल ये मोदी गवर्नमेंट ने करा, लेकिन हाँ ये पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ऐसा बहुत होता था। ठीक। लेकिन ये थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा। भ्रष्ट तो जैसे भ्रष्ट तो होना चाहिए शब्द, तो ये असंसदीय शब्द कैसे लगता है, भ्रष्ट को असंसदीय शब्द तो नहीं लगता है। ठीक है। कि भ्रष्ट तो कहने किसी को हक है कि भाई आप भ्रष्ट कर रहे हैं, भ्रष्टता कर रहे हैं, हाँ बस आप सबूत पूरे दिखाएं। तो अगर आपके पास सबूत हैं कि भाई सरकार ने ये काम किया और ये सरकार इसमें भ्रष्ट नज़र आ रही है हमें, तो आप सबूत दें और जनता के सामने दिखाएं। तो फिर लेकिन आप भ्रष्ट अब रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाएगा, आपने असंसदीय कह दिया तो उसमें मुद्दा ही नहीं, उसमें बात ही नहीं हो पाएगी और आप किसी को बोलने का टाइम मौका नहीं देंगे। तो इसके बाद नेता का हमने कार्य शक्तियाँ देखा ही था कि कार्य कितनी शक्तियाँ अध्यक्ष के पास में कितनी कि उसके पास ये है कि वो समय का आवंटन करता है कि किस मंत्री को या फिर किस सदस्य को कितनी देर बोलने दें। तो वो मान लीजिए पक्ष की पार्टी जो उसकी सत्ता की पार्टी, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम दे बोलने के लिए कि आप बोलते रहिए, आपके पास 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, और समय देते हैं आपको, 2 मिनट और बोलिए। उधर नेता विपक्ष कोई बोल रहा है उधर से, या नेता विपक्ष की पार्टी में से कोई बोल रहा है तो उसको बैठा दिया था कि बस तुम्हारा टाइम हो गया, 2 मिनट का टाइम है या फिर 3 मिनट का टाइम है, बोलो। तो ऐसे करके आप उनकी बात होने नहीं दोगे तो दबा दोगे, ये अध्यक्ष के विवादित को बना देते हैं। ठीक है। अध्यक्ष के पद को विवादित बना देते हैं, तो ये कार्यवाही व्यवधान भी ऐसे पड़ेगा। अब क्या है, अब जब पक्षपात नजर आता होगा तो विपक्ष की पार्टी को कार्यवाही होने नहीं देगी, आगे बढ़ने नहीं थी। हमने कहा हु हल्ला होता रहता कई बार, देखो 1-2 दिन संसद पे हु हल्ला ही करते रहे, कि हमने कहा आगे बढ़ने नहीं देंगे, संसद को आगे नहीं बढ़ने देंगे, संसद की कार्यवाही बढ़ने नहीं देंगे। और संसद की एक दिन की कार्यवाही बहुत करोड़ों रुपये खर्च होता है। ठीक है। तो वो अब कार्यवाही व्यवधान बढ़ेगा तो ज़्यादा करोड़ों रुपये जो खर्च होता है, अगर कार्यवाही जो होगी उस टाइम वो हुआ लगाते हैं और संसद में कोई बिल पेश ही ना हो पाए, कोई पारित ही ना हो पाए, कोई चर्चा ही ना हो पाए, तो इसका मतलब है कि एक तरीके से ये व्यवधान है, पैसों का खर्च होता है, पता चलेगा उसमें। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो ऐसे करें अध्यक्ष के पद बहुत विवादित बन जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो संसदीय शब्द वाली बात आ गई होगी, अगर लिखने में आए तो इसको आप लिख सकते हैं। बाकी तो और कुछ धीरे धीरे जैसे पद आते रहते हैं, जैसे त्याग पद से संबंधित आता है कि आपको त्याग पद दे देना चाहिए, है ना। और अगर इनमें लिखना चाहें, राय में लिखना चाहें कि आपके हिसाब से, अगर जैसे निष्कर्ष लिखना होता है कि निष्कर्ष में क्या लिखें, तो निष्कर्ष में ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ब्रिटेन के पद से अगर हम तुलना कर लें तो ब्रिटेन में क्या होता है, यानी ब्रिटिश जो अध्यक्ष होते हैं उनके जो स्पीकर, तो ब्रिटिश परंपरा में क्या है, वहाँ पर एक तो ब्रिटिश का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर ऐसे आ जाए कि मान लो समाधान में निष्कर्ष में अगर क्या लिखना चाहो तो निष्कर्ष में ऐसे लिख सकते हो कि जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश में जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष क्या होते हैं, अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, अपने जो उनके पार्टी का दल होता है उससे त्यागपत्र देते थे पार्टी से। ठीक है। त्यागपत्र पार्टी से। तो ब्रिटेन क्या करते, ब्रिटेन के जो अध्यक्ष होते हैं ब्रिटिश में, वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देते हैं। हालांकि वो करते लेकिन आपको ध्यान होगा कि हमारे भी जो एक बार भारत में भी अगर एग्जाम्पल देना है तो भारत में आपको एग्जाम्पल दे दो, एन संजीवा रेड्डी जो हैं, ठीक है, उन्होंने भी एक बार जब वो अध्यक्ष बने थे तो रेड्डी जी ने, उन्होंने भी क्या करा था, अध्यक्ष पद से जैसे ही अध्यक्ष बने थे तो तुरंत ही उन्होंने अपने दल से, कांग्रेस पार्टी से वो आते थे, तुरंत ही उन्होंने अपने दल से क्या करा था, रिजाइन दे दिया था। तो एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं कि भारत में एकमात्र वो अभी तक ऐसे हुए कि जब वो अध्यक्ष के पद में चुने तो उन्होंने अध्यक्ष को चुनने के बाद ही अपने पद से, यानी कि जो दल के पद से रिजाइन दे दिया कि मैं बोले कि मैं एक सदन का अध्यक्ष हूँ। ठीक है। और सदन में लोकसभा के और राज्यसभा अगर अलग हैं तो इसलिए, लेकिन लोकसभा के बने तो उन्होंने कहा सदन में आपके पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेंगे और मैं सदन का अध्यक्ष बना हूँ, ना कि एक किसी दल का, तो इसलिए मुझे नहीं भाता कि मैं किसी दल से जुड़ा रहूँ, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल इनका मात्र दे सकते हैं। बाकी ब्रिटिश के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी पार्टी से तुरंत रिज़ाइन कर देते हैं और वहाँ पर एक ऐसा नारा चलता है कि एक बार जो अध्यक्ष बन जाता है वहाँ पर सर्वदा अध्यक्ष होता है, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। ठीक है। तो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर मतलब क्या है कि एक बार जो अध्यक्ष बन जाएगा वो जब तक राजनीति संन्यास ना ले तब तक वो अध्यक्ष बना रहेगा। हालांकि हमारे यहाँ क्या भारत में कि लोकसभा का अध्यक्ष जो बनते तो संसद का जब तक कार्यकाल चलता है अमूमन जो 5 वर्ष माना गया, तब अगर आपातकाल की स्थिति में आगे बढ़ाया जाए तो अलग बात है, लेकिन 5 वर्ष तो मोटा मोटा है सामान्यतः। तो 5 वर्ष कार्यकाल है, उस दौरान तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। उसके बाद नई लोकसभा गठित होगी तो नई लोकसभा में नए अध्यक्ष चुने जाएंगे, चाहे भले ही वो फिर से चुने जाए अलग बात है, लेकिन नए फिर से चुने जाएंगे। ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अध्यक्ष क्या है, एक बार जो बन गया तो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। तो जब तक वो राजनीतिक संन्यास ना ले
तब तक वो स्पीकर बने रह सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो अपनी मर्जी से फिर छोड़ दें तो अलग बात है, और फिर से चुनाव लड़ना चाहें तो अलग, फिर से चुनाव लड़ेंगे तो फिर से उनको निर्विरोध जिताया जाता है कि भैया ये जो अध्यक्ष हैं ये मतलब ऐसे तो अब तो किसी दल से नहीं है, लेकिन जब क्या है जैसे अब अध्यक्ष जो वहाँ पर बने हैं ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश में जो अध्यक्ष बने हैं अभी तो उन्हें जैसे ही आज अध्यक्ष बने तो अपनी पार्टी से छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। अब वो फिर बाद में चुनाव फिर से अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक बार छोड़ के हट जाए तो फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको फिर निर्विरोध जिताया जाएगा कि भैया ये वो अध्यक्ष हैं, ये पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको फिर से जिता दो। और मतलब क्योंकि अब वो किसी पार्टी से तो होंगे नहीं अगर, तो फिर से जिताया जाता है। तो ये बात आती है कि भैया कि उनके वहाँ पर पद में बहुत निष्पक्षता दिखाते हैं, वहाँ पर वो झुके रहते हैं, और वहाँ पर अध्यक्ष का पद बहुत सम्मानीय पद है, ठीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे तो अध्यक्ष को भी उल्टे सीधे बोल देते हैं। अध्यक्ष की बात भी क्या, जैसे अभी आपको ध्यान होगा कि जो अभी तो हाल फिलहाल में तो जो जैसे स्टैचू बदला गया है इनका, जो न्यायमूर्ति हमारे पढ़ के तराजू पकड़ी और आंखों पट्टी बांधी है, ठीक है, तो भारत की जो न्याय देवी हैं, तो इनका स्टैचू बदला गया, इनके थोड़े चेंजेस करेंगे। लेकिन ऐसे आपको ध्यान होगा पहले जो लोकसभा नई संसद जब बनी थी, तो नई संसद बनी उसके पहले फिर वो आपको ध्यान है जो अशोक स्तंभ पे 4 शेर है ना, तो उन शेरों को मुंह को चेंज किया गया, दहाड़ने वाला बना दिया गया, पहले शांत बैठे थे। तो जब ऐसा उद्घाटन हो रहा था तो उस टाइम क्या है, उस टाइम ये लोकसभा जो मतलब मोदी जी वगैरह गए थे, तो उस टाइम वहाँ पे राष्ट्रपति भी गए थे, फिर वहाँ में ओम बिरला जो थे अध्यक्ष थे तो मोदी जी के पास में बैठे नजर आ रहे थे। तो वहाँ पे बताया कि भाई अध्यक्ष का क्या काम है यहाँ पर एक प्रकार से, ठीक। तो अध्यक्ष का पद तभी विवादित ज़्यादा बन गया था कि अध्यक्ष को क्यों नहीं आना चाहिए यहाँ पे। चलो सरकार अपना खेल रही, सरकार जो भी खेल रही जैसे खेल रही, लेकिन अध्यक्ष को तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर, अध्यक्ष को तो निष्पक्ष रहना चाहिए बीच में, तो वो एक सरकार की तरफ से क्यों दिख के रहा है। तो ऐसा पद विवादित बना रहता है कई बार। तो ब्रिटेन का अगर बताऊँ तो ब्रिटेन में यही मामला है कि वहाँ पर क्या है, अगर हम एक ब्रिटिश पीएम हुए डिज़रायली नाम के, बेंजामिन अगर कभी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इनका कोड एक बेंजामिन डिज़रायली, ठीक। ये ब्रिटिश पीएम रह चुके हैं, ठीक है, 2 बार रह चुके थे। तो बेंजामिन डिज़रायली ने वो एक राइटर भी थे, लिखते भी थे, तो इन्होंने लिखा जो ब्रिटिश अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में लिखा था कि अध्यक्ष की पोशाक की खड़खड़ाहट ही सदन में व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो पोशाक वो पहनते हैं ना, उनकी थोड़ी सी आपको देखा भी उन लोगों की पोशाक थोड़ी अलग भी होती है। खड़खड़ाहट का मतलब है कि थोड़ा सा जो कपड़े थोड़े टाइट वाइट होते हैं, कफ वगैरह लगा होता है, उसमें चीज़ें अच्छी, तो जैसे आपके पास दीक्षांत समारोह वगैरह होते हैं, सब होते हैं ना, अलग ड्रेसेस बनी होती हैं, आपने देखो बड़े लंबे लंबे कोट ऐसे पहनना, तो वही चीज़ है कि वहाँ पे अध्यक्ष के पद भी थोड़े से ऐसे होते हैं, कपड़े पहनते हैं और पीछे तक लंबा, मतलब उनके पीछे तक बहुत ज़्यादा लंबा वो जो कोट पहना होता है वो लंबा पीछे तक होता है बहुत, ठीक। तो चलते हैं तो बता रहे हैं कि उनकी बेंजामिन डिज़ायली ने क्या लिखा कि ब्रिटिश अध्यक्ष के बारे में कि उनके पोशाक की खड़खड़ाहट ही सदन में व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त है। बोलने की भी जरूरत नहीं उन्हें कि वो चल के आएंगे तो पोशाक की खड़खड़ाहट थोड़ी बहुत हुई, उस खड़खड़ाहट से ही पता लगा लोग सदन में व्यवस्था बना के बैठ जाएंगे, अरे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अध्यक्ष जी आ रहे हैं। वहाँ पे इतना सम्मान है अध्यक्ष का, और सही में कायदे में वहाँ पर है। और वहाँ पे क्योंकि वो निष्पक्ष दिखते हैं, वहाँ पे जो सदन के जितने सदस्य होते हैं वहाँ पे क्या उन्हें लगता है कि भैया ये अध्यक्ष जी हैं, इनके सामने हमें बिल्कुल बहुत अच्छा बन के रहना है, ठीक है। अगर वहाँ कोई डांट फटकार लगा देते हो ना किसी प्रकार से, तो डांट फटकार में न्यूज़ में बन जाएगा कि भैया ये इन मंत्री को डांट दिया, ये इन सदस्य को डांट दिया, तो वो न्यूज़ में ज़्यादा बन जाएगी। ऐसा होता है ना स्कूलों वगैरह में कोई अच्छे टीचर होते हैं, या फिर मान लीजिए कहीं मीटिंग वगैरह में आपके बॉस वगैरह होते हैं, वो बॉस बहुत ठीक है, तो कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छे बन के दिखाएं बॉस के सामने में, बॉस आ गए, ठीक है। या स्कूल में कोई प्रधानाचार्य जी हैं तो उनके सामने, या फिर कोई मैम है या कोई सर है, क्लास टीचर है वगैरह है, तो उनके सामने जब कोई अच्छे होते हैं टीचर तो उनके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं कि हमारे इनकी नज़र में हम अच्छे रहें। तो वहाँ के जो ब्रिटिश अध्यक्ष की नज़र में सब लोग जो सब सदस्य होते हैं वहाँ पे विपक्ष के और पक्ष और विपक्ष दोनों के, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे नज़र से आते हैं कि इनके सम्मान में बने रहें और इनकी नज़र में अच्छा बना रहे, क्योंकि इनने हमें डांट फटकार लगा दी, कुछ कह दिया तो हमारी थोड़ी एक तरीके ज़्यादा बेइज्जती और सीरियस बेइज्जती मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो अध्यक्ष कुछ भी करें, अध्यक्ष के वो बोलने अध्यक्ष को क्या रुकते हैं, लेकिन अध्यक्ष थोड़ी बहुत पावर दिखाते हैं अपनी बात में, लेकिन अध्यक्ष इतनी पावर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब ज़्यादा लोकतंत्र, जब सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तुरंत वीडियो जल्दी वायरल हो जाती है। अब ज़्यादा कुछ कहते हैं और कुछ ज़्यादा ही अपने पद का दुरुपयोग किया तो फिर अगले साल चुनाव में देख लिया जाएगा। बाकी फिर जनता फिर चीज़ें ट्रेंडिंग पे चला देती मुद्दा कई बार, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो अध्यक्ष लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कई बार कर चुके हैं, अब हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये सोशल मीडिया के दौरान ज़्यादा बढ़ गया है। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी अपने हैं, नुकसान भी हैं। तो ये चीज़ आपको ब्रिटिश जो पीएम है बेंजामिन डिज़रायली, इनका आप कोट लिख सकते हैं कि क्या वहाँ पर अगर जो इसमें समाधान में इसको बताना है कि समाधान विवाद के तौर पर समाधान क्या हो सकता है कि ले तो जैसे क्या अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद पे जैसे धारण होते हुए अपने पार्टी से त्यागपत्र दे देना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश परंपरा है। तो वहाँ पर वो अध्यक्ष क्या होता है, अपने पार्टी दल से जो भी दल होता है उससे त्यागपत्र दे देते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष वहाँ के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या है, और ऐसे एग्जाम्पल अगर भारत का देना है तो भारत में भी एग्जाम्पल हुए तो एन संजीवा रेड्डी ये हुए थे, इन्होंने भी क्या करा, जैसे ही अध्यक्ष बने तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब बेंजामिन डिज़रायली का कोड भी देख सकते हैं कि उनकी अध्यक्ष के पोशाक की खड़खड़ाहट सदन में व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त है, उन्होंने अपनी ऐसी किताब में लिखा था ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और क्या और लिख सकते हो, एक हमारे प्रणब मुखर्जी, आपको पता होगा राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी का भी एक कोट है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ये कहा कि अध्यक्ष को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या है, वो सदन का अध्यक्ष तो है, सदन की व्यवस्था बनाने के लिए तो सदन में जितने कार्य होते हैं उनको सब कुछ करने लायक तो है, लेकिन साथ ही वो क्या है, साथ ही एक पुल का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक पुल का काम किसके बीच में, सरकार और विपक्ष के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। ठीक है, और सेतु के काम करने के साथ साथ ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे, यानी कि जो पक्ष है, पक्ष का मतलब सरकार आपकी, और विपक्ष है मतलब जो सरकार में भी नहीं है, तो इनके बीच में आप एक सेतु का काम करें। ठीक, और सेतु का काम करते करते ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेतु का काम कर रहे हैं सिर्फ एक तरफ ऐसे सेतु बना रहे हैं कि इधर जाने का ही रास्ता है, आने का रास्ता है नहीं। तो सेतु का मतलब क्या होता है, तो इधर से भी रास्ता हो और इधर से भी रास्ता हो, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता हो। तो इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे कि इधर से भी कुछ बोलें और इधर से भी कुछ बोलें, या जब इधर से आप कुछ कहो तो इधर को भी आप कुछ कहो। ठीक है, दोनों तरफ की सुनो और दोनों से कहो, ऐसा करके मामला। तो सेतु का काम यह है कि दोनों तरफ से आ सकते हैं लोग, व्यक्ति दोनों तरफ जा सकते हैं व्यक्ति। तो ऐसे ही दोनों तरफ से आप बात सुनो भी, इनकी भी बात सुनो, इनकी बात सुनो, और इनको भी अगर डांटो तो इनको भी डांटो। ठीक, तो अपने पक्ष और विपक्ष दोनों को डांट एक प्रकार से प्रणब मुखर्जी के स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अध्यक्ष जो सदन के अध्यक्ष तो होते हैं और सदन की कार्रवाई वगैरह चलाने के लिए तो नियुक्त होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही उनका काम क्या है, साथ ही सरकार और विपक्ष के बीच में सेतु बनाने का काम भी उनका रहता है, और ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाने रहने का भी उनका काम है। ऐसे करके आप प्रणब मुखर्जी का भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे शब्द हो जाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लिखने में भी कि आप सोचे कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट मतलब मेन चीज़ ध्यान चाहिए कि पक्ष और विपक्ष के बीच में सेतु ये वाला वर्ड आ जाना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे ये वाला वर्ड आ जाना चाहिए। तो बाकी क्योंकि बहुत बहुत पुराने स्टेटमेंट हो जाते हैं, कई बार जो बहुत फेमस होते हैं तो एक बार नहीं ध्यान हो पाता है कि सब ऊपर नीचे होता है, लेकिन मूल जो उसका भाव है वो उसका चेंज ना हो। तो ये हो गया, ऐसे करके प्रावधान लिख सकते हैं। आप ये बता सकते हैं ब्रिटिश डिज़ायरी वाला भी, और बाकी क्या कर सकते हैं कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए अपने पद से, तो ये ज़्यादा अच्छी बात बनने की, तो त्यागपत्र वाली बात जरूर लिख दें और उसमें ब्रिटिश का उदाहरण दे दें, तो ये इससे विवाद संबंधित मुद्दे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आप लोग पूछ रहे हो वो मेन यही है, देखो पार्टी ऐसे ब्रिटिश में विग टोरी और पुरानी व्यवस्था है, तो विग टोरी करके दो पार्टी चलती है ब्रिटेन में, लेकिन अभी क्या है, पहले चलती थी 1850s के आसपास। ठीक, अब क्या है, अब ब्रिटेन में जो है वो पार्टी क्या हो गई, एक तो लेबर पार्टी है वहाँ पे मुख्य, ठीक है, लेबर पार्टी LBUR, और एक कंजर्वेटिव्स एंड यूनियनिस्ट। ठीक, ये मतलब लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट, मतलब नहीं दिख भी रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी, ये दो मुख्य पार्टियाँ बची हैं ब्रिटेन में। ठीक, बाकी तो और छोटी छोटी पार्टी हैं, लिबरल डेमोक्रेट्स है, और स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, रिफॉर्म यूके करके पार्टी है, ऐसे करके ब्रिटिश में पार्टी, लेकिन मेजरली अब दो चलती है। तो ब्रिटिश डिज़ायरी जो PM है वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे, और बाकी ये क्या है, एक अभी ऋषि सुनाक है वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे। ठीक, कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी उनका नाम है। ठीक, इस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कीर स्टारमर। ठीक है, वो कौन सी पार्टी से, लेबर पार्टी से आ रहे हैं। ठीक, तो कीर स्टारमर है। तो ये वहाँ पे दो मुख्य पार्टी है, यहाँ पे अगर तुलना करना चाहो तो BJP और कांग्रेस तुलना कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, इसको नहीं लिखना कि कंजर्वेटिव पार्टी से है नहीं है। ठीक है, मैंने जो आपको पूछा तो बता दिया। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, खाली नाम रख दो कि ब्रिटिश PM जो थे डिज़रायली, उनके हिसाब से लिख सकते हैं। तो इतना इसमें आप विवाद और इस मुद्दा समझ होंगे। अब हम थोड़ा बढ़ लेते हैं किसकी तरफ, प्रोटेम स्पीकर की तरफ बढ़ लेते हैं, कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में समझ लें कि क्या क्या इनकी बातें हैं। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन तो इसको सामयिक भी यानी कि टेम्परेरी होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो सामयिक। अब देखो या मैंने कहा प्रोटेम अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, इंग्लिश में इसको स्पीकर प्रोटेम भी बोलते हैं, स्पीकर प्रोटेम भी बोल लेते हैं, या फिर प्रोटेम स्पीकर हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ पर, और बाकी प्रोटेम चेयरमैन भी लिख सकते हो, वहाँ पे कुछ भी लिख दो। इसका मतलब ये नहीं कि आगे पीछे लिख दिया, कई जगह आपको स्पीकर प्रोटेम भी मिलेगा, तो उल्टा सीधा आप ऐसा नहीं समझ लेना कि प्रोटेम स्पीकर भी बात एक ही है, स्पीकर प्रोटेम भी बात एक ही है। बाकी सामयिक ये भी लिखना चाहते लिख सकते हो, सामयिक अध्यक्ष, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि टेम्परेरी। तो टेम्परेरी तौर पर बनाए जाते हैं कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए बन जाओ, थोड़ी देर के लिए बन जाओगे, 2-3 दिन के लिए ऐसे बनाते हैं, और ज़रा देर के लिए बनाते हैं। ठीक है,
इनका क्या काम होता है अभी हम समझ लेते हैं। देखो जैसे ये एक लोकसभा है, मान लीजिए लोकसभा, ये 17वीं लोकसभा, ठीक, और इस टाइम कौन सी चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है जो चल रही है, ठीक है, 18वीं LS लिख देते हैं। तो 18वीं लोकसभा है। अब जैसे इसमें 18वीं लोकसभा में इसमें मेन चीज़ क्या है कि अब जो 24 में जो काम कर रहे हैं सब जीत के सरकार आई है, इसमें मेन चीज़ ये है कि अब इसके यहाँ पे जो सदस्य चुने जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे सदस्य, कुछ देखो लेम डक हम सत्र पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं भी चुने जाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे लेम डक, तो कुछ लोग नहीं चुने जाएंगे, मतलब कुछ लोग इसी में से लोकसभा में से आगे जाते भी हैं और कुछ लोग नए चुनते हैं जिनमें दल बदल होते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, यानी कि यहाँ पर अध्यक्ष पर लिख देता हूँ, ये अध्यक्ष हैं, तो वो अध्यक्ष जब तक ये सभा अगली वाली गठित नहीं होगी, ठीक है, लोकसभा के जो है हर साल चुनाव, हर 5 साल में चुनाव होंगे, अगर कोई विशेष परिस्थिति अगर ना तो 5-5 साल में चलती रहेगी। 2024 में हुए, उससे पहले 2019 में हुए, ठीक है, उससे पहले 14 में हुए थे, ऐसे करके 5 साल में चलती रहेगी। तो अध्यक्ष जो है वो अगली लोकसभा जब तक गठित नहीं हो जाएगी तब तक वो अध्यक्ष रहते ही रहते हैं। तो अगली बार जो अध्यक्ष चुने जाएंगे तब वो अपना पद छोड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर के, एक तो पहले तो ये समझो कि ये संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है, संविधान में नहीं है इनका उल्लेख, कानून नियमावली भी नहीं है। ये क्या है कि परंपरा अनुसार चला आ रहा है, तो चला आ रहा है परंपरा अनुसार प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं एक तरीके से। और इनका काम, मुख्य काम क्या होता है, और इनका मुख्य काम, इनके कार्य 2 होते हैं। इनके कार्य समझो, प्रोटेम स्पीकर 2 कार्य होते हैं। एक तो जो नव निर्वाचित जो सदस्य आते हैं ना, नव निर्वाचित सदस्य, जो नई लोकसभा होने वाली 2024 में जो नए सदस्य आए चुन के, उन नए सदस्यों को क्या है, इनका काम है शपथ दिलाना उनको, ठीक है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ, तो उनको शपथ दिलाएंगे, ठीक, इनका काम है क्या है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। और दूसरा इनका काम क्या है, दूसरा काम इनका क्या है, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के होने वाले होंगे अब उनका चुनाव, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव करवाना। वही साधारण बहुमत से चुने जाएंगे लेकिन इनका चुनाव करवाना है कि आप चुनाव प्रक्रिया करवा दो। तो 2 काम है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर को इनके पद पे बनाता कौन है, तो राष्ट्रपति द्वारा ये निर्वाचित होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति इनको क्या करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। और ये कौन बनेंगे, जो नए लोग चुन के आए हैं इस 18वीं लोकसभा है, मान लो इस लोकसभा जो नई अगली लोकसभा है, इसमें जो सदस्य चुन के आए हैं 543 सदस्य मान लो हैं, तो 543 जो है इनमें से एक सदस्य को वो बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर, कि भाई आप आओ प्रोटेम स्पीकर। इनको शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। इनको प्रोटेम स्पीकर शपथ को दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। फिर राष्ट्रपति जब इनको प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देंगे, फिर ये शपथ दिलाएंगे नवनिर्वाचित सदस्य जो और सदस्य हैं, ठीक है, उनको शपथ दिलाएंगे लोकसभा में। उसके बाद में क्या होगा, अध्यक्ष से चुनाव करवाएंगे, फिर अध्यक्ष चुने जाएंगे। और फिर अध्यक्ष जब चुने जाएंगे, अध्यक्ष कुर्सी पर बैठेंगे, मतलब क्या होगा कि देखो ये अध्यक्ष की कुर्सी है, तो इस अध्यक्ष कुर्सी पे पुराना अध्यक्ष, जब नई लोकसभा बनेगी तो पुराना अध्यक्ष एक बैठा होगा। अब पुराना अध्यक्ष तब तक नहीं हटेंगे तब तक कि नए अध्यक्ष इस पर चुन के नहीं बैठ जाएंगे, लेकिन उसके दौरान थोड़ी देर के लिए प्रोटेम स्पीकर आके बैठ जाते हैं इस पर, ठीक है। अभी उठ के नहीं चले, क्योंकि अभी तो पुरानी लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष हैं, तो अब और नए अध्यक्ष, और यहाँ पर नए अध्यक्ष मान लिया हमने, तो ये 2-3 दिन का काम होता है इनका। प्रोटेम स्पीकर का थोड़े दिन के लिए आते हैं और 2-3 दिन के बाद ये हट जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर आपने अगर सदन जब चलता है ना, सदन की कार्रवाई देखना है करके, जो लोकसभा संसद टीवी है उस पर मिलता है सदस्य, जब अब तो फिलहाल हो गया, या फिर यूट्यूब पे जाके मिल भी जाता है। लेकिन जब भी नई सरकार चुनी जाती है तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, शपथ दिलाते हैं और अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। फिर अध्यक्ष जब चुनाव हो जाता है तो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जाते हैं और संघ में उनके सदस्य जाते हैं बारात की तरह, और ऐसे ऊँचे बैठे हैं, तो इधर से मान लो चढ़ रहे हैं, इधर से चढ़ के आते हैं ऐसे करके चीज़ दे, और फिर प्रोटेम स्पीकर बैठे रहते हैं कुर्सी पे, प्रोटेम स्पीकर बैठे रहते हैं। जब वो अध्यक्ष का चुनाव हो, नए अध्यक्ष आ जाते हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर वहाँ से कुर्सी से उठते हैं और फिर इधर से उतर जाते हैं नीचे, और वहाँ पे वो अध्यक्ष जो चुन के आते हैं वो बैठ जाते हैं। वो ऐसे थोड़े से 2 दिन का उनका काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या हो गया कि नवनिर्वाचित सदस्य उन सबको शपथ दिलाओ, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में उनको भी सबको, ठीक है, सबको शपथ दिलाना है, लोकसभा के जितने सदस्य उनको शपथ दिलाना है और अध्यक्ष का चुनाव करवाना है, ठीक है। ये याद ध्यान रखना, बस और कुछ का इनका काम ज़्यादा होता नहीं है। और बाकी इसमें और कुछ को बताने लायक है क्या, प्रोटेम स्पीकर हो गए, इनका ध्यान रखना, बस संविधान में ये कहीं नहीं, ये भी ध्यान रखना। और नवनिर्वाचित सदस्य को दिलाते हैं और इसको सामयिक अध्यक्ष भी बोलते हैं। 1-2 चीज़ और देखो कुछ है क्या, बाकी अगर नाम पूछना चाहें तो नाम ध्यान रख लो कि इस टाइम कौन बने थे, भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि मेहताब इनका नाम है,
जो 2024 के बीच में, तो इन्होंने इस टाइम अभी जो 2024 सरकार बनी है इसमें बहुत सारे मंत्री वगैरह सदस्य चुने गए। तो इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, इनका नाम ध्यान रखना, भर्तृहरि मेहता। इन्होंने सबको शपथ दिलाई और फिर क्या है, ये सदस्य इसी में से जो नए चुन के आते हैं इन्हीं में से तो होते हैं। फिर 2 दिन बाद ये फिर वहीं जाके बैठ जाते हैं लोकसभा में। अब एक बैठ जाते हैं जाके कि भाई आपने सारी शपथ दिला दी, अब आपको पूछेगा नहीं, आप 1-2 दिन के लिए अध्यक्ष बने, 3 दिन के लिए जो भी बनेंगे। फिर अध्यक्ष शपथ समारोह हो गया, उसके बाद में ये लोकसभा के सदस्य होते हैं क्योंकि नए चुन के आए होते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे ये कहाँ से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा के MP हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में आई थिंक कटक निर्वाचित क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी कटक है, तो कटक से ये MP आते हैं भर्तृहरि मेहता। और इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले 2019 में तो वो वीरेंद्र उनका नाम था, वीरेंद्र कुमार, वो मध्य प्रदेश से आते हैं आई थिंक, मध्य प्रदेश के कहाँ से, टीकमगढ़ से। और उनसे पहले भी जो उनका विवाद में रहे थे उनका नाम क्या था, कमलनाथ, आई थिंक कमलनाथ था मेरे ख्याल से वीरेंद्र कुमार से पहले। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से कमलनाथ थे। ठीक, तो ये कमलनाथ वो भी शायद वो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से आते हैं ऐसे करके। तो ये तीनों पर नाम ध्यान रख लो। तो से हुए भर्तृहरि मेहता, वीरेंद्र कुमार, ठीक है वीरेंद्र कुमार ये प्रोटेम स्पीकर के नाम, और ये कौन क्या नाम है, कमलनाथ मैंने बताया। बाकी कहाँ से आते हैं तो नहीं, ये उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा से MP हैं कटक क्षेत्र से। और वीरेंद्र कुमार कहाँ से, मध्य प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र उनका जो टीकमगढ़, वहाँ से आते हैं। और ये कमलनाथ का निर्वाचन क्षेत्र का ये भी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से आते हैं। तो ये 3 नाम भी ध्यान रख लो, क्या पता ऐसे कोई क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से कौन प्रोटेम स्पीकर नहीं है या इनमें से कौन प्रोटेम स्पीकर है या रह चुका है। तो भर्तृहरि मेहता, वीरेंद्र कुमार, कमलनाथ ऐसे इनके नाम ध्यान रख लेना। तो ये ज़्यादा थोड़ा बहुत तो अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, कभी को आता है प्रोटेम स्पीकर का पद के बारे में, तो इतना ध्यान रख लें। बाकी और कुछ रह नहीं गया, मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है ना, ये ठीक। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, कुछ बचता नहीं। बाकी कुछ अगर आपके क्वेश्चन हो प्रोटेम स्पीकर या किसी के बारे में तो उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उनके उत्तर के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको उत्तर दें, या फिर जो भी आपकी सलाह मशवरा होगी उस पर थोड़ा सा ध्यान करा जाए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की अग्रिम। और ध्यान रखिएगा, पटाखे आराम से जलाइएगा, कोई अपने आप को हानि ना पहुँचाए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।